हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू यूपीएससी डायरी पीवाईक्यू क्लब। अगेन आप सबको पता है कि थोड़ा सा हेल्थ इशू है, तो बियर विथ माय वॉइस अगर क्लियर नहीं हो रहा तो ठीक है। हम लोग पास्ट को रिव्यू कर रहे हैं जस्ट टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर, राइट। ये हमारा मोटो है। मोटो ही यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें कैसे फ्यूचर ईयर के लिए प्रिपेयर करना है, ये हमारा एग्जैक्टली मोटो है। नाउ आप इस पीडीएफ को फॉर प्रैक्टिस, सब फॉर सेल्फ प्रैक्टिस, आप इसको हमारे टेलीग्राम ग्रुप यहाँ से स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और इसका वीडियो सोल्यूशन जो है आप जहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो, डेली ऑन द सेम डे जिस दिन पीडीएफ दिया जाता है कुछ देर बाद यहाँ पे वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आ जाता है। तो यू कैन मैच योर आंसर एंड अलॉन्ग विद दैट नॉट ओनली आंसर, बाकी ऑप्शन क्यों उस क्वेश्चन में दिए गए थे उसका रेलेवेंस बताया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी वैल्यू एडिशन हो सकता है जो फर्दर एग्जाम्स में आएंगे वो भी आपको बताया जाएगा। और ये हॉलिस्टिकली कवरेज होगा फॉर लास्ट मिनट एग्जाम प्रिपरेशन। सो वॉच टिल द एंड, ठीक है। एंड डू लेट मी नो योर फीडबैक दैट डिड यू एंजॉय इन द लास्ट और नॉट, राइट। देखो यहाँ पे पीडीएफ दे देते हैं, देखो ये पीडीएफ है और यहाँ पे इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन इसी के साथ टैग कर देते हैं कि ताकि खोजना ना पड़े आपको, राइट। यहाँ पे आज हमारा डे 2 है, किसका डे 2 है 2016 का जो फर्स्ट एंड सेकंड पेपर हुआ था पॉलिटी का, एनडीए पॉलिटी। एनडीए में जो पॉलिटी सेक्शन का क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पार्ट है पीवाईक्यू टू एफवाईक्यू सीरीज का, ठीक है। और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना डिस्कशन। देखो 19 जो एनडीए एग्ज़ाम्स हैं 2016 का फर्स्ट वाला पेपर, उसका क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन जो है जो कि क्वेश्चन नंबर 121 है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द शेड्यूल्स। यहाँ पे अगेन शेड्यूल्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है। शेड्यूल से ऑलमोस्ट देखे ही हो कि दोनों एग्जाम्स में पूछे हुए थे 2015 के, यहाँ पे भी पूछा हुआ है कि पेयर ऑफ शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट ऑफ इंडिया एंड इट्स कंटेंट इज नॉट एक्सप्लिसिटली मैच्ड। यहाँ पे बेसिकली नॉट मैच्ड के बारे में पूछा हुआ है। तो जो फर्स्ट है यहाँ पे देखो शेड्यूल है, यहाँ पे कंटेंट है। 8 शेड्यूल कह रहा है कि ये लैंग्वेज से मैच्ड है, ये 8 शेड्यूल में लैंग्वेज है, बिल्कुल बात सही है। सेकंड शेड्यूल कह रहा है कि द फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, ओथ एंड अफर्मेशन जो है सेकंड शेड्यूल में नहीं होता है, ओथ एंड अफर्मेशन जो है शेड्यूल थर्ड में होता है, ठीक है। तो गलत था, पूछा है कि गलत कौन है और गलत हमें मिल गया है, ठीक है। सेकंड में क्या होता है, वो होता है कि जो भी इनकी सैलरी वगैरह होती है ना, सैलरी और इनरोलमेंट वैसी चीज़ें, वो सब सेकंड शेड्यूल में आते हैं। फोर्थ शेड्यूल की बात कर रहा है कि एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये ऑलरेडी पिछली बार पूछा हुआ है। नाउ 10th शेड्यूल कह रहे हैं कि प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल में है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा गलत है। और क्यों गलत है वो भी आपने देख लिया। देखो फिर से रिवाइज यहाँ पे कर लेते हैं। 10th शेड्यूल जो है ये डिफेक्शन से बात करता है, बिल्कुल बात सही है, एंटी डिफेक्शन। 8th शेड्यूल जो है वो लैंग्वेज से रिलेटेड बात करता है, बिल्कुल बात सही है। सेकंड शेड्यूल जो है ये देखो सैलरी इमोलूमेंट्स ये सब चीज़ों से डील करता है। ओथ से जो है थर्ड शेड्यूल डील करता है, राइट। नाउ अमेंडमेंट लॉजिक यहाँ पे देख लो। अच्छा ये दूसरे क्वेश्चन का एड ऑन है तो वो बाद में हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो शेड्यूल के लिए ना बहुत हॉलिस्टिकली आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर ऐसा कुछ है तो मैं यहाँ पे शायद ट्रिक है मेरे पास तो मैं बता सकता था, मुझे ढूंढना पड़ेगा, बट मेरे ख्याल से लग रहा है कि वो आएगा तो मैं खुद ही बता दूंगा कि क्या होता है शेड्यूल से रिलेटेड ट्रिक्स, ठीक है। उसको एक बार देखना अच्छे से और ये सारे कवर हो जाएंगे, हॉलिस्टिकली कवर होगा, ठीक है। नाउ 122 देखो क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्पावर्स द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि ये इम्पावर करता है द पार्लियामेंट को टू फॉर्म न्यू स्टेट एंड टू अल्टर द एरियाज बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स बाई पासिंग ए रेजोल्यूशन इन सिंपल मेजोरिटी। यहाँ पे देखना सिंपल मेजोरिटी की बात की हुई है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है कि जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बिन गिवन स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन जो है 2016 का था, इस टाइम के हिसाब से ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और पहला भी स्टेटमेंट सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्पावर्स करता है किसको, पार्लियामेंट को, कि वो फॉर्म कर सकता है न्यू स्टेट्स को, अल्टर कर सकता है बाउंड्रीज को, एरियाज़ को, बाउंड्रीज को, या फिर नेम को, एग्जिस्टिंग नेम जो है स्टेट्स का, जैसे यूपी है, यूपी को चेंज करके क्या बना सकता है, राम प्रदेश कर देगा, कुछ और प्रदेश कर देगा, ठीक है। तो वैसे कर सकता है, ये नाम भी चेंज कर सकता है। जैसे अभी न्यूज़ में काफ़ी चल रहा था कि ये डिमांड था केरला को लेकर कि केरलम देशम करके नाम वैसा करना चाहिए। तो वो कौन कर सकता है, तो पार्लियामेंट कर सकता है। और उसके लिए भी कैसी रेजोल्यूशन चाहिए, तो वो सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ध्यान रखना यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी से स्वैप कर सकता है, तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए। दोनों स्टेटमेंट उस टाइम के हिसाब से सही था, राइट आंसर इसका सी। बट अभी देखोगे तो ये आफ्टर 2019
370 जो है वो रिवोक कर लिया गया है, और अब जो है ये स्टेटमेंट गलत है, तो 370 यहाँ पे नहीं होगा। अब के हिसाब से जो राइट आंसर है ऑप्शन ए ओनली करेक्ट है, ठीक है, 1 ओनली। यहाँ पे देखते हैं, देखो, और ये स्टेट फॉर्मेशन और उससे किससे कौन से आर्टिकल की बात करता है, जब अल्टर करना होता है बाउंड्री को और वो सब चीज़ें नेमिंग चेंज करनी होती है, तो ये आर्टिकल 3 में मेंशन है हमारे, राइट। अब पार्लियामेंट कैन अल्टर बाउंड्रीज बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन इन स्पेशल मेजोरिटी, नो स्पेशल अमेंडमेंट नीडेड, कोई भी स्पेशल अमेंडमेंट नीड नहीं होता है जब उसको बाउंड्री चेंज करनी होती है या फिर कुछ नाम चेंज करना होता है, तो उस केस में। और ये किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 3 में मेंशन है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बाकी एक्सप्लेनेशन जो है दूसरे क्वेश्चन का है, तो आएंगे तो हम देखेंगे वहाँ पे। 123 नंबर कह रहा है कि द स्पीकर ऑफ लोकसभा मे रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग एड्रेस टू द, कह रहे हैं कि स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो रिजाइन कर सकते हैं, किसको लिखने के बाद, मतलब किसको अपना रेजिग्नेशन वो दे सकते हैं, तो वो अपना रेजिग्नेशन बेसिकली किसको दे सकते हैं, तो ड्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा को, ठीक है, ड्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा को वो अपना एड्रेस दे सकते हैं। यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेनेशन देखो, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर ऑफ द लोकसभा रेजिग्नेशन ट्रैप क्या है कि ड्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा को अपना रेजिग्नेशन देते हैं इन राइटिंग। यहाँ पे कॉमन क्या होता है ना कि जो स्पीकर होगा वो किसको दे सकता है, प्रेसिडेंट या पीएम को, ये बात गलत है, प्रेसिडेंट और पीएम को नहीं दे सकता, ये ट्रैप होता है। स्पीकर बेसिकली किसको देता है अपना रेजिग्नेशन, डिप्टी स्पीकर को, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी की पावर्स, स्पीकर की की पावर क्या है, ये फाइनल इंटरप्रेटर होते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद इन दी हाउस, हाउस के अंदर जो है सबसे मेजर अथॉरिटी किसकी होती है, तो स्पीकर की होती है। नाउ डिसाइड करते हैं कि वेदर एक बिल है वो मनी बिल है कि नहीं, ये डिसाइड करते हैं। दो ये परमिशन आता है प्रेसिडेंट से, बट डिसाइड करने वाली बात है कि ये मनी बिल है या नहीं है, ये किसके अथॉरिटी में है, तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो स्पीकर होते हैं उनके हाथ में होती है, ठीक है। 124 हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द बचपन बचाओ आंदोलन, कह रहे कि बचपन बचाओ आंदोलन का फाउंडर कौन थे, तो ये बेसिकली जो है कैलाश सत्यार्थी थे, उस टाइम न्यूज़ में था इसलिए ये क्वेश्चन आ गया था, राइट। यहाँ पे देखो ये एक सोशल मूवमेंट था, ठीक है, ये इनको क्या मिला है, कैलाश सत्यार्थी को नोबल लिटरेट थे जो कि एसोसिएटेड थे किससे, चाइल्ड राइट से, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी ये फाउंडर थे किसके, बचपन बचाओ आंदोलन, सेव द चाइल्डहुड मूवमेंट से एसोसिएटेड कौन थे, कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 कि इलेक्शन कमीशन जो है रिकग्नाइज करता है एक पॉलिटिकल पार्टी को एज ए नेशनल पार्टी, कब, मतलब कि नेशनल पार्टी स्टेटस किसी पार्टी को कब मिलेगा, उसका क्या जो एलिजिबिलिटी है वो होनी चाहिए, वो हम देखते हैं कि पहला है कि इट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड इन 4 और मोर स्टेट्स इन अ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा और टू द स्टेट असेंबलीज। ये बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि 6% की बात कर रहा है, और दूसरी बात कह रहा है कि 4 और मोर स्टेट्स की बात कर रहा है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है, राइट। नाउ सेकंड जो है कह रहा है कि इट विंस एटलीस्ट, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि एटलीस्ट जो है 4 सीट्स जीते इन जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स। बेसिकली पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ज़्यादा 6% वोट होना चाहिए टोटल वैलिड वोट का। लेट से कि कहीं पे 100% वोटिंग हुई है, लेट से बिहार में अभी 70% वोटिंग हुई, राइट। अब इसके जो 70% का 6% है, ये टोटल वैलिड वोट्स अगर किसी पार्टी को मिला है तो वो उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस दे दिया जाएगा, ठीक है। और ये सिर्फ एक ही जगह में नहीं, लेट से कि यहाँ पे बीजेपी को, राइट, बिहार में 6% से ज़्यादा वोट मिली, फिर बंगाल में होगा इलेक्शन तो वहाँ पे 6% से ज़्यादा वोट मिल गया उसको, सीट जीते या ना जीते बट 6% से ज़्यादा मिले, ठीक है। या फिर वैसे और भी स्टेट्स हैं, जैसे कि कोई अदर स्टेट ले लो, उड़ीसा ले लो या फिर केरला ले लो। अब इन सब जगह पे टोटल वोट मिला के ये 4 या 4 से ज़्यादा वहाँ पे 6% ऑफ वैलिड वोट मिल जाए तो उस पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस दे दिया जाता है। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि सिर्फ लोकसभा इलेक्शन में अगर कोई पार्टी, लेट से कि जेडीयू हो गया, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड, ये जो है अगर पार्टी 4 सीटें जीत गई, ठीक है, कम से कम 4 सीटें जीत गई, तो इनको क्या मिल जाएगा लोकसभा इलेक्शन में, तो इनको क्या मिल जाएगा, नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाएगा, ठीक है। बट दोनों स्टेटमेंट ये करेक्ट है
और राइट आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 324 से में है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो पार्ट 15 में मेंशन है, इस बात को ध्यान रखना है, राइट। और टोटल आर्टिकल जो पार्ट 15 में है वो कितना से है, 324 से 329 तक ये है, राइट। तो ये चीज़ें याद करने वाली बात है। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का बात आया है तो कुछ एड ऑन देख लेते हैं। एड ऑन में क्या है कि जो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे, सुकुमार सेन थे। ठीक है, सुकुमार सेन, ठीक है, पहला थे। यहाँ पे देख लो, तो ये स्टेटमेंट तो जल्दी याद नहीं होगा, बट यहाँ पे एक शॉर्ट पॉलिटिकल डायनेमिक्स को हम लोग देख के याद कर लेते हैं। नेशनल पार्टी का स्टेटस कब मिलता है किसी पार्टी को, जब 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन 4 स्टेट मिल जाए उसको। ठीक है, 4 स्टेट अलग अलग भी वोट मिले बट टोटल वोट परसेंटेज जो है 6% हो तो हो जाएगा। 4 लोकसभा सीट को वो जीत जाए तो उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाएगा। अब हमें ये याद रखना है कि टोटल नेशनल पार्टी अभी जो है 6 नेशनल पार्टीज़ हैं अभी करंट स्टेटस के हिसाब से, और जो है मेरे ख्याल से 60 प्लस जो है ये स्टेट पार्टीज़ हैं, एंड अराउंड 2500 प्लस जो है वो कौन से हैं, रूप्स हैं, जिसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड बट अनऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, नाउ 130 नंबर देखो कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अमेंडमेंट प्रोसीजर्स हैज बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पिछली बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को कि अमेंडमेंट जो है, अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो किस में, कौन से आर्टिकल में है, 368 में है, राइट। अब कह रहे कि सेकंड क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट इज मैंडेटरी फॉर ऑल अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कह रहे कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट ये मैंडेटरी है किसके लिए, फॉर ऑल अमेंडमेंट, सारे हर तरह के अमेंडमेंट के लिए जो भी हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कर रहे हैं उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट मैंडेटरी है। अब सोचो कि फिर वो पार्लियामेंट का पावर उतना ऊपर क्यों दिया जाएगा जहाँ पर स्टेट का कंसेंट ही ले लिया जाए। तो देयर आर फ्यू एरियाज जहाँ पे हम कंसेंट नहीं देते हैं, ठीक है, या कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे देखो कि आर्टिकल 368 कह रहा है कि कंसेंट ऑफ स्टेट इज नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल अमेंडमेंट्स, ओनली दोज अफेक्टिंग फेडरल प्रोविजन। देखो कंसेंट ऑफ स्टेट कहाँ लेते हैं, जहाँ पे भी फेडरल प्रोविजन का, ठीक है, स्टेट रिलेटेड चीज़ें जो है इन्वॉल्व होगी वहाँ पे हम स्टेट से कंसेंट लेंगे, ठीक है, बट सारे अमेंडमेंट्स में हम कंसेंट नहीं लेते हैं, राइट। ओके, नाउ एक मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है ये कौन से पार्ट में मेंशन है, ये पार्ट 20 में मेंशन है। एक्चुअली इसको ऐसे लिखो, पार्ट 20 में मेंशन है, ठीक है। अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है वो पार्ट 20 में मेंशन है, इसको याद रखना अच्छे से, ठीक है। नाउ 131 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू कैग, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट पूछा हुआ है। तो कैग कैन अटेंड द सिटिंग ऑफ द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, ओके। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि द कैग कैन अटेंड द सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। थर्ड कह रहा है द जुरिस्डिक्शन ऑफ कैग इज को एक्सटेंसिव विथ पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, राइट। इसका पहला स्टेटमेंट जो है, कैग जो है अटेंड कर सकता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो भी मीटिंग होता है या उसके सीटिंग्स होते हैं वहाँ पे कैग अटेंड कर सकते हैं। बट जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है, कैग कैन अटेंड द सीटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ये काम इनका नहीं होता है। ये बेसिकली कैग नहीं बैठते हैं यहाँ पे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बैठते हैं, ठीक है। नाउ जो थर्ड नंबर है कि द जुरिस्डिक्शन ऑफ कैग इज को एक्सटेंसिव विथ पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। इनको जो है कैग को एक्सटेंसिव विथ पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट का पावर इनको नहीं मिलता है, ठीक है। इनके जुरिस्डिक्शन जो है वो नहीं होते हैं। ये बेसिकली फाइनेंस को मॉनिटर करते हैं और उतना ही तक उनका पावर सीमित रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट ही सिर्फ सही है, बाकी दो स्टेटमेंट गलत है। नाउ देखो इनको कैग को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल वॉचडॉग। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो जुरिस्डिक्शन है उसका एनालिसिस हम यहाँ पे देखेंगे। जो अभी स्टेटमेंट था, ये अटेंड कर सकते हैं सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ये बात गलत है। यहाँ पे सिर्फ अटेंड कौन कर सकता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कर सकते हैं। नाउ अटेंड सिटिंग ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये बात बिल्कुल सही है। ये कैग जो है एक्ट करते हैं एज ए फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, किसके, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के।
इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना, आगे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एक्ट एज ए फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड फॉर ए कमिटी और समथिंग वैसे कमीशन। तो जुरिस्डिक्शन को एग्जिस्टेंस विथ यूनियन पावर, ये बात गलत है यहाँ पे, ये नहीं, यूनियन पावर के बराबर नहीं है, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना, ये गलत है स्टेटमेंट। राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखो कैग का आर्टिकल जो है ये कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 280 जो है वो कैग से एसोसिएटेड आर्टिकल है, राइट। तो नहीं, 280 जो है फाइनेंस कमीशन से है, आर्टिकल 148 जो है वो कैग से डील करता है, राइट। आर्टिकल 140 जो है 148 डील्स विथ किसे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, आगे मूव ऑन करते हैं। 132 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। तो जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उससे रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो वो जो है ए पर्सन, पहला ऑप्शन है पर्सन अबव द एज ऑफ 35, यहाँ पे देखो एज कितना कह रहा है 35 ईयर्स इज एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर मोर देन वन टर्म्स, ये भी बात सही है। अ पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज द, नॉट एलिजिबल कह रहा है इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ द पर्सन होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उनके हाथ में है, ठीक है, तो वो एलिजिबल नहीं होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पोजीशन पर बैठने के लिए, ठीक है। बट देखो यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन होता है, ठीक है, यह मिथ है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो मल्टीपल टाइम्स के लिए री इलेक्ट हो सकते हैं, और ऐसा होने वाले सिर्फ राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, जो दो टर्म्स या 3 टर्म्स रहे थे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट उसके बाद से देखोगे तो हार्डली कोई प्रेसिडेंट है जो 2 टर्म को एंजॉय किया है, ठीक है। तो इनका री इलेक्शन हो सकता है बट अभी तक वैसे हुए नहीं है ज़्यादातर लोग। नाउ इनका मिनिमम एज जो है 35 एंड अबव होना चाहिए टू बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राइट आंसर जो है इसका सी हो जाएगा तीनों। यहाँ पे देखो जो भी प्रेसिडेंट है उनके एलिजिबिलिटी और टेन्योर के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि जो पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट है उसमें मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर ऑफ एज होनी चाहिए। टर्म लिमिट्स क्या है कि एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ये बात बिल्कुल भी सही है, टर्म लिमिट कोई नहीं है। नाउ डिस्क्वालिफिकेशन क्या है कि अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये होल्ड करेंगे तो इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। बट इसी चीज़ का आप फर्दर देखोगे तो यूएसए में इसका कंसेप्ट डिफरेंट है। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप है ना, तो इनका मैक्सिमम प्रेसिडेंशियल टर्म लिमिट जो है 2nd टाइम से, मतलब 2 टर्म ही रह सकते हैं, पहली बात, ठीक है। और इस चीज़ को याद रखना कि यूएसए में मात्र 2 टाइम पे ही मैक्सिमम ऑफिस प्रेसिडेंट रह सकता है कोई भी इंसान, बट इंडिया में ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। नाउ 135 कह रहा है कि द सिटीजन ऑफ इंडिया डू नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। अब कह रहे हैं कि इनमें से फंडामेंटल राइट में से कौन से फंडामेंटल राइट्स इंडियन सिटीजन के पास में नहीं है। तो राइट टू रिसाइड्स एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। राइट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ये बात नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर्टी वाली चीज़ें जो है उसको रिमूव कर दी गई थी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, और इसको शिफ्ट कर दिया गया था किसमें, 300A में। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ये भी बात है। राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी बात है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका बी, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिटेल में हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है सिटीजन ओनली को ये कौन से आर्टिकल के थ्रू मिलता है, तो आर्टिकल 19। देखो फंडामेंटल राइट सिर्फ सिटीजन को देना है अगर, तो उसके लिए डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, अभी मैं बताऊंगा। बट यहाँ पे जो ऑप्शन थे उसमें सिर्फ आर्टिकल 19 के बारे में बात किया गया था। तो स्पीच असेंबल के लिए होता है आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज एसोसिएटेड है। यहाँ पे एक ट्रिक है कि फंडामेंटल राइट जो है जो अंडर आर्टिकल 19 में होते हैं, और ये कितने होते हैं, 6 राइट्स होते हैं, ऑलरेडी बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में कौन कौन से। इसके लिए एक ट्रिक है जिसका है कि साम रिसाइड्स इन पटना। अब साम रिसाइड्स इन पटना, व्हाट डज दिस स्टैंड फॉर। साम होता है मतलब स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है आर्टिकल 91, ये से आप डील कर सकते हो। असेंबल या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है असेंबल कर सकते हो कहीं भी विदाउट आर्म्स, तो ये 91 में देता है, 19(2) में देता है एक्चुअली। और एसोसिएशन कर सकते हो जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी और वो सब चीज़ें बना सकते हो, तो ये आर्टिकल 19 सब क्लॉज 19(1) सब क्लॉज 3 में होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे मूवमेंट है, राइट टू मूव, कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, एक्सेप्शन है कि जहाँ पे मिलिट्री एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन होती है बिकॉज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड ऑल। नाउ रिसाइड्स कर सकते हो कहाँ पे, कहीं भी जाके, इंडिया में जाके, बिहार के हो तो केरला में जाकर कर लो, या दिल्ली के हो तो मुंबई में जाकर रह सकते हो, या फिर वाइस वर्सा, कहीं के लोग कहीं भी रह सकते हैं, तो रेसिडेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। नाउ पटना में देखो, पटना में क्या है कि पटना स्टैंड्स फॉर प्रोफेशन, यानी कि पटना एक सिटी है, यहाँ पे आप जाके कोई भी तरह का प्रोफेशन कर सकते हो, कहीं के भी हो, दिल्ली के हो, आप आके केरला में आराम से अपने कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वैसा है, ठीक है। बट राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये रिमूव कर दिया गया था फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट। ये देखो, अब राइट टू प्रॉपर्टी को क्या दिया गया है, एक लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का दर्जा दिया गया है, ठीक है, सारे पर्सन के लिए। ये अंडर आर्टिकल 300A है और इसको 44th अमेंडमेंट से हटा दिया गया था, ठीक है। और कुछ यहाँ पे खास नहीं है, ओके। नेक्स्ट ये देखो, यहाँ पे हमारा 2016 का जो फर्स्ट पेपर था वो ख़त्म होता है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू एडिशन भी हुआ है यहाँ पे आपके, ठीक है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, तो डू लाइक द वीडियो। तो अब हम देखेंगे 2016 का जो सेकंड पेपर हुआ था उसको हम लोग फाइनली यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। पहला ऑप्शन है कि यूटिलिटेरियंस बिलीव दैट ऑल द वैल्यूज ड्राइव फ्रॉम लैंड। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि ये जो भी वैल्यूज़ है वो ड्राइव किसकी होनी चाहिए, इंट्रिंसिक वैल्यू की होनी चाहिए, ना कि लैंड की, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है कि द मोस्ट सेलिब्रेटेड स्पोक्समैन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म वेयर जर्मी बेंथम एंड जॉन स्टुअर्ट मिल। ये स्टेटमेंट दोनों ने बोला था यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल को, तो ये बात सही है। नाउ कह रहे हैं कि थर्ड स्टेटमेंट यूटिलिटेरियंस वेयर एडवोकेट्स ऑफ द आइडियाज दैट इंडिया कुड बी रूल्ड थ्रू इंडिजिनस लॉज एंड कस्टम। ये बात यहाँ पे गलत है, यूटिलिटेरियनिज्म में नहीं था ये बेसिकली जो हम लोग इंडियन पिनल कोड देखते हैं ना, इसको किसने दिया था, इसको पहली ड्राफ्ट किसने किया था पहली बार, ये जो स्टेटमेंट है उसको ड्राफ्टेड बाय थॉमस मैकुले, ठीक है। मैकुले का स्पेलिंग देख लेना है ना, थॉमस मैकुले, ठीक है। और ये जो इंडिजिनस लॉ एंड कस्टम के थ्रू रूल करना चाहिए इंडिया को, ये किसने कहा था, थॉमस मैकुले ने कहा था। इसको मैकुले कोड भी कहा जाता है, विद द हेल्प ऑफ विलियम बेंटिक। तो थर्ड स्टेटमेंट यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल को जस्टिफाई नहीं करता है। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट है यूटिलिटेरियंस वेयर एडवोकेटेड ऑफ द आइडियाज ऑफ ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ये बात बिल्कुल सही है, मतलब लेट से कि यहाँ पे 1 लाख लोग हैं, ठीक है, 1 लाख लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, और लेट से कि 5 लोग ऐसे हैं जो कि एकदम रिच हैं और हैप्पी हैं। तो यूटिलिटेरियनिज्म ये कहता है कि इन 5 लोगों को हम सप्रेस नहीं बोलेंगे, नेगेटिव वर्ड नहीं, 5 लोगों पे कम फोकस करके इन पे फोकस करो ताकि ये मैक्सिमम हैप्पीनेस दे सके, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो है वो हैप्पी हो रादर देन फ्यू बीइंग हैप्पी। यूटिलिटेरियनिज्म इसको सपोर्ट करता है, यानी कि ग्रेटेस्ट गुड होना चाहिए फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को ज़्यादातर खुशी मिले, इसकी बात करता है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन 2 एंड 4 करेक्ट है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ खास नहीं है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं 145 नंबर की कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है, पहला स्टेटमेंट कि द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट enjoys freedom of speech in the parliament as a parliamentary privilege प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बात बिल्कुल सही है, और ये आर्टिकल कौन से में मेंशन है, आर्टिकल 105 में मेंशन है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज वेस्टेड द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन द पार्लियामेंट। ये बात बिल्कुल सही है, या ऑलरेडी हम लोग काफ़ी बार देख चुके हैं, 368 में है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अब नाउ यहाँ पे ओके आगे देखते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपर। यहाँ पे देखना 146 नंबर कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनियन एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में करना है। पहला स्टेटमेंट है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन एक्सीड्स 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा की बात कर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, यूनियन एग्जीक्यूटिव है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो है किसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, वो कैन नॉट एक्सीड कह रहा है ऑफ द टोटल, कैन नॉट एक्सीड 20% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। ये बात गलत है, यहाँ पे जस्ट एक स्टेटमेंट चेंज किया है,
20% नहीं होगा, यहाँ पे 15% होगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी CAPF, EPFO, UPSC एंड स्टेट पीसीएस सारे में क्वेश्चन ये पूछ चुका है। ध्यान रखना है यहाँ पे लोकसभा है, लोकसभा होना चाहिए, राज्यसभा नहीं होना चाहिए और पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे लोकसभा होना चाहिए और कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं हो सकते हैं, तो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं इधर इन पार्लियामेंट और लोकसभा, ठीक है। और इन द स्टेट असेंबलीज वहाँ पे भी 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एंड एक एक्सेप्शन है कि दिल्ली में भी, इन दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में 10% से ज़्यादा मिनिस्टर सक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। बाकी जो है 15% होना चाहिए। और ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू लेकर आया गया था, तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लेकर आया गया था, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो, पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया यहाँ से। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है द रैंक ऑफ द डिफरेंट मिनिस्टर्स इज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, ये बात गलत है। सेकंड जो है थर्ड स्टेटमेंट, द मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये बात बिल्कुल सही है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं मिनिस्टर्स को, बट एडवाइस किसका रहता है, प्राइम मिनिस्टर का रहता है, ओके। डी स्टेटमेंट है, ओनली ए मेंबर ऑफ द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर, ये बात गलत है। यहाँ पे मेंबर्स तो अपॉइंट हो ही सकते हैं, बट ए नॉन मेंबर कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड फॉर ए टेन्योर ऑफ 6 मंथ, उसको 6 मंथ के अंदर, ठीक है, उसको किसी भी हाउस का मेंबर होना चाहिए, तो ही कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर, बट ही शुड बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो सिर्फ मेंबर ही अपॉइंट नहीं होते हैं, ये बात गलत है। राइट आंसर इसका जो है अपने आंसर सी हो जाएगा। बट बाकी गलत क्यों है वो हमने देख लिया। अब इसका प्रोसीजर देखते हैं। बेसिकली कह रहा है कि द प्रेसिडेंट हैज़ नो डिस्क्रिमिनेशन इन अपॉइंटिंग मिनिस्टर्स, ही मस्ट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, ये बात हमने देख लिया था कि पीएम के एडवाइस पे वो अपॉइंट करते हैं मिनिस्टर्स को। नाउ जो प्रोसीजर होता है, देखो, प्राइम मिनिस्टर जो है एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को एंड प्रेसिडेंट अपॉइंट्स करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। अदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लिमिट है वो क्या है कि मैक्सिमम 15% ऑफ लोकसभा जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन सकते हैं या पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं। 15% मैक्सिमम, इससे एक्सीड नहीं करेगा। 91st अमेंडमेंट के थ्रू ये प्रोविजन लेकर आया गया था, ठीक है। नाउ 147 क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मनी बिल इज करेक्ट। नाउ मनी बिल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हर साल आता है, ठीक है, तो इसको आपको करके जाना चाहिए था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट। तो मनी बिल जो है वो कौन से आर्टिकल में है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, इसका डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल वो कौन सा है, मनी बिल ये आर्टिकल 110 में है, ठीक है। और बाकी इसके बारे में फर्दर देखते हैं स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। इसमें करेक्ट पूछा हुआ है ना, ए बिल शैल बी डीम्ड टू बी ए मनी बिल ओनली इफ इट प्रोवाइड्स फॉर इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स और पेनल्टीज। कह रहे कि एक बिल जो है शैल बी डीम्ड टू बी ए मनी बिल ओनली इफ इट प्रोवाइड्स फॉर इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स एंड पेनल्टीज, ये बात गलत है, ठीक है। फाइन और पेनल्टीज जो है मनी बिल का पार्ट नहीं होता है। ए मनी बिल शैल बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, ये बात गलत है। मनी बिल जो है सिर्फ इंट्रोड्यूस होता है कहाँ पे, लोकसभा में, ठीक है, ओनली इन लोकसभा, राइट। राज्यसभा हैज नथिंग टू डू विथ इट। द राज्यसभा कैन रिजेक्ट द मनी बिल, यहाँ पे देखो राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकता है, राज्यसभा रिव्यू कर सकता है, ठीक है, या सजेस्ट रिकमेंडेशन कर सकता है। राज्यसभा का मेजर रोल नहीं होता है मनी बिल में, इसको ध्यान रखना। डी ऑप्शन है कि द स्पीकर ऑफ द लोकसभा फाइनली डिसाइड्स इफ इट इज़ अ मनी बिल, ये स्टेटमेंट ऑलरेडी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन में देखे थे कि स्पीकर जो है वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि मनी बिल है या नहीं, ठीक है। और ये कोई इससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो भी स्पीकर देखते हैं। लेकिन ये जो मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है वो किसके रिकमेंडेशन पे होता है, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव एसेंट टू मनी बिल, उसका रिटर्न नहीं होता। जो रिकमेंडेशन होता है ना कि रिटर्न, प्रेसिडेंट रिटर्न कर दे कोई बिल को, तो ही कैन नॉट रिटर्न ए मनी बिल, ये स्टेटमेंट भी याद रखना। प्रेसिडेंट कैन नॉट रिकमेंड ए मनी बिल because he himself recommend for imposition of और bringing of या laying down of money bill in the parliament, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका जो भी फ्लो है वो हम देखते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ मनी बिल, जो कि आर्टिकल 110 में है। कह रहे कि इंट्रोडक्शन पहला जो है इंट्रोड्यूस होता है सिर्फ लोकसभा में, और ये किसके रिकमेंडेशन पे होता है, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे होता है।
ना इसको सर्टिफाई कौन करता है, स्पीकर फाइनली सर्टिफाई, इस फाइनल डिसीजन जो है कि ये मनी बिल है ये स्पीकर करते हैं। और जो थर्ड है इसको रिव्यू करने वाला राज्यसभा, मैक्सिमम 14 दिन जब राज्यसभा में जाता है तो मैक्सिमम 14 डे इसका डिलेज हो सकता है, ठीक है। इसके पास कोई भी रिजेक्शन पावर नहीं होता है, दो इट कैन रिकमेंड बट वो बाइंडिंग नहीं है। नाउ 148 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज कोडिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ। कह रहा है कि पावर कौन सा कोडिफाइड है प्राइम मिनिस्टर का ऑलरेडी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कि द पावर ऑफ एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट एज रिगार्ड्स द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर मिनिस्टर्स, ये बात नहीं है कोडिफाइड। द पावर टू एलोकेट बिजनेस अमॉन्ग्स द मिनिस्टर, ये बात है बिल्कुल, ये कोडिफाइड किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। इस स्टेटमेंट को याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। द पावर टू समन द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट, ये नहीं है। द पावर टू ट्रांसफर ए मिनिस्टर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, ये भी पावर है इनके पास बट ये कॉन्स्टिट्यूशन में कोडिफाइड नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे 148 का कि द पीएम हैज़ दी कोडिफाइड पावर टू एलोकेट बिजनेस अमंग्स द मिनिस्टर, किसको कौन से डिपार्टमेंट दिया जाए, कौन सा काम दिया जाए, सिर्फ यही चीज़ें जो है पावर है और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग। बट बाकी जो चीज़ें हैं वो नहीं है, वो हो सकता है कि कन्वेंशन हो या फिर वैसे, बट इन कॉन्स्टिट्यूशन वो मेंशन नहीं है। तो इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिला होगा आई होप, ठीक है। फर्दर हम लोग नेक्स्ट आएंगे तो 2017 का हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर सेम, इसमें भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे एक दूसरे से मिसमैच करता है। स्टेटमेंट को क्या पार्टी स्टेटस, यहाँ पे देख लो पार्टी स्टेटस अभी पढ़ाया गया था कुछ में और नेक्स्ट में यहाँ पे दे दिया गया है, तो ऐसे फ्लो बनेगा तभी आप कर पाओगे सही से, ठीक है। फर्दर 2017 का सेकंड भी हम लोग इसी में देखेंगे एंड देन विल प्रोसीड विद अदर ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो, ठीक है। अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करना।